In this video, we are going to discuss about the electric field due to a linear charged wire. ठीक है, देखिए हमारी लेक्चर सीरीज़ की टोटल अब 4 वीडियोस बची हैं। इन चारों वीडियोस में हमें करना क्या है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, उसकी हेल्प से 4 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम 1D ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, 2D ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे और 3D ऑब्जेक्ट्स को। ये उस सीरीज़ का फर्स्ट है। ठीक है, ओवरऑल अब जो 4 वीडियोस बची हैं उनमें से ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम एक 1D वायर को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर अ लॉन्ग थिन चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ है। ठीक है, मतलब आपके पास एक लंबी सी वायर है, बहुत पतली वायर है, तो अभी हमने उसको 1 डायमेंशनल माना है। ठीक है, जैसे एक धागा सा होता है पतला सा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे कंसीडर किया है। ठीक है, अब इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अभी मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है। उसके आगे अब हम बढ़ते हैं कि भाई इस पर चार्ज तो मौजूद है ना। अब चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी कैसे? अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ कि कैसे निकलेगा, एक पॉइंट अगर होता है, अगर मैं इसका टॉप व्यू लूँ, ठीक है, कि टॉप व्यू पे एक चार्ज मौजूद है, वो कैसे निकालता है? ऐसे ऐसे निकालता है चारों तरफ। ठीक है, अब इसी तरह बहुत सारे जो हैं उनको लाइन से लगा दो, या ऐसे ऐसे निकालता जाएगा चारों तरफ नीचे। और बहुत सारे सर्कल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, वो एक सिलेंडर बना देते हैं। ठीक है ना, पता है सभी लोगों को। ठीक है, कि बहुत सारे सर्कल जुड़ के क्या बना देते हैं, सिलेंडर। इसलिए जो इसका गॉसियन सरफेस है, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर मेरे पास एक वायर होगी, मान लीजिए ये पेन एक वायर कंसीडर करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चार्ज वायर है ये पूरी ऐसे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इधर 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 इधर। ओवरऑल इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बच जाएगा ना। किसी को और अच्छे से अगर समझना है तो मान लीजिए इसके अंदर जो रिफिल है ना, एक पेन के अंदर जो रिफिल है वो मेरी वायर है, और उसको चारों ओर कवर किसने कर रखा है, इसकी बॉडी ने, जो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, ओके, तो हमने उसके चारों तरफ एक एरिया कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो कि सिलेंड्रिकल शेप में था। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि इतने पोर्शन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। उसके लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला की। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक वर्ड दिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक स्टडी करते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जहाँ पे मैं उसको एक बेसिक फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में ये समझ आए। जिसको इसके बारे में डेप्थ में स्टडी करनी है वो रैंक बूस्टर सीरीज़ के अंदर जाके क्वेश्चंस को देख सकता है। वहाँ मैंने इसके हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को और ज़्यादा डेप्थ में जाके डिस्कस किया है। CBSE लेवल पे इसके क्वेश्चंस टॉपिक से ज़्यादा रिलेट नहीं करते। सो आई होप मैं आप लोगों को ये समझाने में सक्सेसफुल रहूँ। देखिए, अभी तक हम लोग डेंसिटी वर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम मास की बात करते थे तो डेंसिटी को क्या बोलते थे, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं। पहले मैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर करता हूँ। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, चार्ज की। तो नाम क्या पड़ गया, चार्ज डेंसिटी। अब हम मास की जगह क्या लेंगे, चार्ज। अब एक 3D ऑब्जेक्ट लेते थे तो हम उसका वॉल्यूम ले सकते थे, उसके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही 1D है, अलोंग अ लाइन, जैसे यहाँ पे मेरी वायर है, इसके पास तो एक ही डायमेंशन होगा ना, तो क्या मैं नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा? वॉल्यूम जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं है उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, क्या है, लेंथ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अलोंग अ लाइन जब भी मेरा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके पर यूनिट पे कितना चार्ज है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। समझ आ गया इसका फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज की होती है कूलम, लेंथ हम मीटर में नापते हैं तो कूलम पर मीटर। यहाँ पे आप कोई बोले कि भैया मेरे को चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डेंसिटी इंटू लेंथ, डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है। चार्ज निकालने के लिए क्या किया गया, द लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, लेंथ को आप dx रखो या dl रखो, जैसे यहाँ मैंने लेंथ l मानी है तो यहाँ पे ये लैम्डा l होगा। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज, यहाँ टोटल चार्ज होगा लैम्डा l। अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं सेम वही चीज़, मगर अब मैं डायमेंशन चेंज कर देता हूँ।
पहले 1 डायमेंशनल था, अब मैं एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्क्वायर शीट ले लेता हूँ, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी 3 डायमेंशन नहीं है, 2 ही डायमेंशन है, तो क्या होगा, चार्ज ओवर एरिया, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, ऐसा यूनिट क्या बनी इसकी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके हर एक शॉर्ट पार्ट पे जो इसका टोटल चार्ज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे जो इसका साइन होता है वो होता है सिग्मा, देखिए मैंने शो कर रखा है। इसे आप चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू एरिया। लास्ट वाला बहुत ईजी है 3D ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप वॉल्यूम के लिए स्टडी कर रहे हो तो बहुत सिंपल, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता था, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ओवर वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हुई, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू क्या आया, रो इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में टोटल वॉल्यूम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई। इसको करने का मोटिव क्या था, इसको करने का सिंपल सा मोटिव यही था कि हमारे ओवरऑल बॉडी पे, मान लीजिए जैसे यहाँ ये वायर है, ये ओवरऑल बॉडी पे जितना चार्ज है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ओवरऑल पूरे चार्ज को क्यूमुलेट करके इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करता हूँ। इसीलिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने पढ़ा। आगे बढ़े, अभी के लिए आप लोगों को पता चल गया होगा, जैसे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे Q लैम्डा L के बराबर होगा। देखते हैं आगे। हाँ भाई, अब हम अपनी डेरिवेशन पे वापस आ जाते हैं। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरऑल टेबल जो था वो इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं, एग्जाम में आपको वो चीज़ नहीं मेंशन करनी, बस ऊपर ये लाइंस मेंशन करनी है और आगे बढ़ जाना है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, भैया इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी ना हरदम। मतलब मान लो कि ये पेन जो है, दिस पेन इज माई वायर, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे निकलनी है। ये जो इसका कर्व सरफेस है ये है सरफेस नंबर 2, और इसका ये ऊपर वाला सर्कल और ऐसे ही एक जो नीचे वाला सर्कल होगा ये है सरफेस नंबर 1 और 3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब जरा एक एक पार्ट के लिए देखते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो लेकिन इधर है। कर्व सरफेस वाले से बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और इसका कर्व सरफेस भी बिल्कुल इसी तरफ है ना। हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ निकलेगी, ठीक है। दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर ही होते हैं। एरिया वेक्टर भी आपका कर्व सरफेस किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर ही बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली ही निकलती है, ठीक है। चलिए ये वाला समझ आया। सेम एज थर्ड वन, नीचे वाले सरफेस के साथ भी वही होगा, एरिया वेक्टर इसका नीचे की तरफ होगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इन 3 सरफेस की वजह से था, सरफेस नंबर 1, 2 और 3। अब इसमें सरफेस नंबर 1 पे क्या हुआ, सरफेस नंबर 1 में थीटा कितना बना, 90 डिग्री ना। टोटल थीटा हुआ 90 डिग्री, तो cos 90 इस पूरे को 0 कर देगा। सरफेस नंबर 2 E डेल्टा S cos 0, सरफेस नंबर 3 E डेल्टा S cos 90। अब यहाँ पे जो हमारा, इससे एक चीज़ तो कंक्लूडेड हो गई कि हमारा सरफेस नंबर 1 और 3 ये दोनों के दोनों 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही होगी। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया, जोन 1 एंड 3 हैज़ बिकम 0, सिर्फ सेकंड वाला सरफेस बचा है। तो E डेल्टा S बचा, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब E है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा S सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया निकल के आएगा, किसका एरिया, सिलेंडर का एरिया। और सिलेंडर का कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे होता है, 2 पाई RL। मैंने पीछे ही मेंशन किया था, इसका गॉसियन सरफेस कितना है कर रखा है, उसका रेडियस मैंने, इसके गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने R लेट किया, ठीक है। तो E इंटू में 2 पाई RL, ये तो हो गया मेरा पहला फॉर्मूला। सेकेंड, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल चार्ज जो होगा, टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस का क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q का क्या फॉर्मूला, लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पीछे मैंने लिख के दिखा दिया कैसे आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही फ्लक्स के बराबर है, इन्हें आपस में इक्वेट किया जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो गया,
और मेरी ई की वैल्यू निकल के आ गई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आसान था। चलो अभी शॉर्टकट में बताता हूँ कि पूरी डायरेक्शन क्या किया गया। पहले हम एक बार फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले की वजह से, फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, और दोनों को इक्वेट करके हम अपना आंसर निकाल देंगे। इसमें भी यही होने वाला है और आने वाले नेक्स्ट 3 डेरिवेशंस के अंदर यही लॉ फॉलो होने वाला है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। जिसे ना क्लियर हो एक बार रिवाइंड करके प्लीज़ इसे दोबारा से देखिए। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसकी ओवरऑल बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसका डायमीटर है 2.4 मीटर। इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। वैसे सरफेस 3D ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे है। 3D तो तब होगा ना जब बल्क के अंदर भी होता, उसकी बॉडी के अंदर भी चार्ज होता। अभी तो अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस की बात है, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है। कितना है? 80 माइक्रोकुलम ओके पर मीटर स्क्वायर। हमें टोटल चार्ज बताना है सरफेस पे, ओके। फॉर्मूला सब लोगों को क्लियर है? क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे यूज? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। क्लियर? वही फॉर्मूला लगाया मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन इनटू में एरिया। किसका एरिया? स्फीयर का, ओके। स्फीयर का एरिया कैसे निकलता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू तो डायरेक्टली ही दी गई है। रेडियस, जब डायमीटर 2.4 है तो रेडियस कितना पुट करूंगा मैं? 1.2 मीटर। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करिए, जो कि मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है। 4 पाई की जगह 3.14 और रेडियस 1.2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा 1.45 10⁻³ कूलम। आप आराम से इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़े। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें पता है गॉस लॉ से कि फ्लक्स क्या होता है? Q/ε0। अब टोटल चार्ज हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो कुछ नहीं करना, Q की वैल्यू पुट करनी है, नीचे ε0 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे ये कटेगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग इस आंसर को एक बार कंप्लीटली कैलकुलेट करिएगा, बिकॉज एग्जाम में आपको इसे खुद ही करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करते हैं। द 2 concentric metal shells of radius r and 2r are given charges q1 and q2 respectively। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंसेंट्रिक मेटल शेल का मतलब पता है, जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। मेटल के शेल्स हैं, शेल है मतलब बीच में कुछ नहीं है, सारा का सारा जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ कहाँ होगा? सरफेस के ऊपर। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। बोला गया है कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है शेल्स के ऊपर वो इक्वल है। आपको रेशियो बताना है Q1 और Q2 का। सबसे पहले दोबारा से वही फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जैसे मास इक्वल टू होता है ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वही यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस है तो सिर्फ एरिया हो सकता है, तो डेंसिटी इनटू में एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज। स्फेयर का एरिया दोबारा से 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया मेरा। अब इसी फॉर्मूले को पहले मैं Q1 के लिए अप्लाई करता हूँ, मतलब अंदर वाले शेल के लिए। मैंने शो किया है कि इस सरफेस के, ये जो अंदर वाला शेल है जिसका रेडियस आर है, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है? Q1। जो ये बड़ा वाला शेल है जिसका रेडियस 2r है, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है? Q2। तो पहला सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस r है। अब Q2 के लिए करते हैं। बोला गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों शेल्स की सेम है, तो अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा लिया है तो नीचे भी इसे सिग्मा ही लेना है, ओके। 4 पाई, लेकिन इसका रेडियस r था, जबकि नीचे वाले का रेडियस क्या हो गया? 2r, तो 2r का स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4i, 4 पाई, और 2r का स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। अब ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। हमें इनका रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? ऊपर 1 नीचे 4, तो Q1 ओवर Q2 का रेशियो क्या आया? 1/4। ये तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ क्वेश्चंस बनाए। एक क्वेश्चन जो है हम अपने लीनियर चार्ज वायर का भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही बोला गया है
कि एक इन्फिनिटली लाइन चार्ज वायर है आपके पास, ठीक है, और इसके चारों ओर जो जोन है, इसकी जो फील्ड है वो कहाँ तक गई है, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक, 0.02 मीटर तक। मतलब इसका जो गॉसियन सरफेस बन रहा होगा, जो गॉसियन सरफेस बन रहा होगा उसका जो रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ से लेना है, सॉरी ये पूरा नहीं है 0.02, यहाँ से इसके चारों ओर, इस वायर के चारों ओर कितना, 0.02 मीटर। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, 0.02 मीटर। क्लियर हुआ सबको। देखिए फील्ड कितनी प्रोड्यूस की इसने, 9 × 10⁴। रेडियस कितना है गॉसियन सरफेस का, 0.02 मीटर। अब बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देख लीजिए लाइन चार्ज बोला है, इससे पता चल गया 1D वाला ही है, फॉर्मूला होता है λ/2πε0r, ठीक है। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। E × में 2πε0r, E की वैल्यू पुट की 2, पाई की जगह 3.14, ε0 8.85 × 10⁻⁻12, R की वैल्यू 0.02। ओवरऑल आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्लियर हुआ सबको आंसर। यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली, यहाँ पे गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया था ना, मैंने बोला था ना ये हम अपनी मर्जी से लेट कर सकते हैं कि आपको कितने एरिया में वो फील्ड चाहिए, कहाँ तक वो फील्ड जा रही है, ठीक है। सो दिस वॉज डन अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम शीट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक 2D फिगर होती है। थैंक यू।